हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 6 का ज्योग्राफी से चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश और देशांतर से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का पहला सवाल से। आज का पहला सवाल है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दो समान भागों में विभाजित करती हैं कहलाती हैं। सिंपल सा सवाल है कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती हैं कहलाती हैं। उत्तरी ध्रुव, मकर रेखा, कर्क रेखा या फिर भूमध्य रेखा। सही आंसर होगा भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा देखेंगे ग्लोब पर एक काल्पनिक रेखा खींची गई हैं जो पृथ्वी को दो समान भागों में विभाजित करती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा ग्लोब है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखेंगे ये इक्वेटर जो भूमध्य रेखा है ये दो भागों में क्या करता है, विभाजित करता है पृथ्वी को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। डिटेल्स देखा जा सकता है व्याख्या में कि ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक रेखा पृथ्वी के दो समान भागों में विभाजित करती है। इस रेखा को भूमध्य रेखा के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी के आधे उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, जबकि आधे भाग जो दक्षिण भाग में है उसे दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप सबको पता ही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन में दिया है भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त देशांतर के समानांतर कहलाते हैं। सेकेंड ऑप्शन में है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती हैं। थर्ड ऑप्शन में है कि महाराष्ट्र में चंद्रपुरा और ब्राज़ील में बेलो हॉरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे पहला कथन यहाँ पे बिल्कुल गलत दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि लिखा है भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त देशांतर के समानांतर कहलाते हैं। तो देशांतर का समानांतर नहीं होता है। ठीक है, अक्षांश के समानांतर कहलाता है। ठीक है, अगर बात करें मैप के बारे में यहाँ पे देखें ज़रा। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे हमारा क्या इक्वेटर है, ये सभी अक्षांश रेखाएँ खींची गई इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये उत्तरी ध्रुव इधर है, तो इसी के समानांतर जो खींची गई हैं ये किसके समानांतर खींची गई हैं, ये अक्षांश रेखाओं के समानांतर है, ना कि ये क्या है, ये आपका देशांतर रेखा खींची गई हैं। ठीक है, किसके समानांतर तो नहीं है, किसके समानांतर है, अक्षांश रेखाओं के समानांतर है। ठीक है, तो पहला कथन वहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। राइट, चलिए आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या है। अगला ऑप्शन है भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा देखेंगे कि 0 डिग्री का प्रतिनिधित्व करती है, कथन सही है। ठीक है, अब देखेंगे ये ग्लोब है, तो ग्लोब पर ये देखेंगे ये अक्षांश रेखा है, ये आपको भूमध्य रेखा है जो कि 0 डिग्री का ये प्रतिनिधित्व करती हैं, ये कथन सही है। राइट, बात करें सेकेंड ऑप्शन का, थर्ड ऑप्शन का, तो महाराष्ट्र में चंद्रपुरा और ब्राज़ील में बेलो हॉरिजेंटो दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, तो ये भी कथन सही है। देखिए इतना डीपली क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा हाई लेवल के एग्जाम में बैठते हैं तो इस तरह का सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर ये आंसर इसका आंसर आपको पता नहीं है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि महाराष्ट्र में चंद्रपुरा और ब्राज़ील में एक जगह है बेलो हॉरिजेंटो, तो देखेंगे दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। जबकि महाराष्ट्र में देखेंगे जो चंद्रपुरा या फिर महाराष्ट्र ही कह सकते हैं ये पूरा उत्तरी गोलार्ध में है, जबकि ब्राज़ील कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में है दोनों दो गोलार्धों में, लेकिन है दोनों एक ही अक्षांश पर। कहने का मतलब है कि इक्वेटर जो है 0 डिग्री से देखेंगे ऊपर में यहाँ से शुरू होता है 1 डिग्री 2 3 4 करके 90 तक गया हुआ है और नीचे भी गया हुआ है, तो नीचे देखेंगे कि दोनों जो है एक ही अक्षांश पर है। हाँ, एक ही गोलार्ध में नहीं है, एक ही अक्षांश में है। ठीक है, जैसे एक है आपका उत्तरी गोलार्ध में और एक है दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो दोनों सेम ही अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन, 2 और 3 यहाँ पे सही है। डिटेल्स देख लेते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त अक्षांशों के समानांतर कहलाते हैं। ठीक है ना, जो हमने समझाया, अक्षांश डिग्री में विभाजित है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र भारत में चंद्रपुर और ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका में बेलो हॉरिजेंटो दोनों लगभग 20 डिग्री अक्षांश के समानांतर पर स्थित है, लेकिन चंद्रपुरा जो है भूमध्य रेखा के उत्तर में 20 डिग्री पर है, जबकि बेलो हॉरिजेंटो जो है इसके दक्षिण में 20 डिग्री पर है। ठीक है, चंद्रपुरा 20 डिग्री उत्तर अक्षांश पर है और बेलो हॉरिजेंटो जो है 20 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है।
लेकिन है एक ही अक्षांश पर, दोनों 20 डिग्री के ही पर ही स्थित हैं, लेकिन एक उत्तरी गोलार्ध में और एक दक्षिणी गोलार्ध में है। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पे दिखा सकते हैं कि कथन जो 3 है वो भी सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मकर रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त, कर्क रेखा। पूछा गया है आपसे कि उपयुक्त में से कौन सा महत्वपूर्ण समानांतर अक्षांश है, कौन सा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट समानांतर अक्षांश है। यहाँ पे देखेंगे कि मकर रेखा भी है, भूमध्य रेखा भी है, आर्कटिक वृत्त भी है और कर्क रेखा भी है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ये सभी क्या है, महत्वपूर्ण देखेंगे कि आपका समानांतर अक्षांश रेखाएं ही हैं। ठीक है, जैसे अगर ये ग्लोब पर हम बात करें, ये मेरा अगर ग्लोब है तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसके बाद फिर देखेंगे यहाँ पे कर्क रेखा, और यहाँ पे देखेंगे एक वृत्त यहाँ देखने को मिलेगा, और यहाँ पे कर्क रेखा सॉरी मकर रेखा, और यहाँ पे एक और देखने को मिलेगा आपको अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, जैसे आपको मैप पर समझा देते हैं, जैसे इसको देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये आर्कटिक सर्कल यहाँ पे है। ठीक है, जबकि यहाँ पे देखेंगे ये कर्क रेखा यहाँ पे है, 2 रेखाएं, और एक इक्वेटर हो गया आपका ये वाला। ठीक है, साथ ही देखेंगे यहाँ पे ये मकर रेखा। ठीक है, और एक ये देखेंगे यहाँ पे अंटार्कटिक सर्कल। तो ये 4 देखेंगे। ठीक है, विषुवत रेखा को छोड़ करके 4 जो देखेंगे, कह सकते हैं 5 कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण क्या है, अक्षांश रेखाएं हैं। ठीक है, तो वही वहाँ सवाल था कि उपर्युक्त में से कौन सा महत्वपूर्ण समानांतर अक्षांश है। तो देखेंगे यहाँ पे चारों का चारों है, अर्थात जो सही आंसर होगा वो होगा आपका उपर्युक्त में से सभी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखा जा सकता है वैसे। ठीक है, पहला देखेंगे यहाँ पे कर्क रेखा है, दूसरा आपका मकर रेखा है, तीसरा आपका आर्कटिक वृत्त है, और चौथा देखेंगे कि यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त है। ठीक है, बाकी आपसे यही पूछा जा सकता है, जैसे कि कर्क रेखा, मकर रेखा, ये दोनों आप जानते हैं कि 27 डिग्री पर है। ठीक है, ये भी 27 डिग्री पर है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर है। आर्कटिक वृत्त जो है आपका ये आपका 66.5 डिग्री पर है। ठीक है, और एक जो आर होगा अंटार्कटिक वृत्त, वो भी 66.5 डिग्री पर होगा, यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त, और ये है आर्कटिक वृत्त। चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सभी अक्षांश पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक से सिरे के ऊपर होता है। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है यहाँ पे कि सभी अक्षांश पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। सेकंड ऑप्शन में है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। बताना यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो ये बात करें हम पहला कथन के बारे में कि सभी अक्षांश पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। ठीक है, आप देखेंगे कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र में ही वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न जो होता है वो सूर्य जो होता है वो ठीक सिर के ऊपर होता है। ठीक है, लेकिन कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे जाएंगे तो आपको सूर्य जो है वो सीधे सिर के ऊपर देखने को नहीं मिलेगा, वहाँ पर तिरछी रेखाएं, तिरछी मतलब सूर्य किरणें पड़ती हैं। ठीक है, तो पहला कथन गलत है। बात करें हम कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कहते हैं, तो ये भी कथन गलत है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण कहते हैं, ये भी कथन यहाँ पे गलत दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों का दोनों के यहाँ पे गलत हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, आइए इसको मैप पर समझाते हैं आपको। जैसे ये देखिए, और मैप है मेरे पास, क्या नहीं ये है, इसे समझाना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं। पहला कथन दिया था कि सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न जो होता है का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे देखिए ये है आपका कर्क रेखा, ठीक है, और ये है आपका मकर रेखा। तो इसके बीच वाला एरिया हमेशा यहाँ पे कभी कभी ना कभी साल में एक बार जो सूर्य होता है वो सर के ऊपर होता है। ठीक है, बात करें इधर वाले एरिया में तो कभी भी यहाँ पे सर के ऊपर आपको सूर्य देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या मतलब निकला कि पहला जो कथन दिया था वो गलत था, क्योंकि वहाँ लिखा है कि सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न सूर्य जो है वो ठीक सिर के ऊपर होता है।
ठीक है। तो सभी अक्षांशों पर नहीं होता है, सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ऐसा पॉसिबल हो पाता है। राइट, ये समझ में आ गया पहला। अब बात करें हम यहाँ पे दूसरा कथन क्या था, याद कीजिए। सेकंड में दिया हुआ था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को शीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अर्थात उसका कहने का मतलब ये था कि ये जो कर्क रेखा है और ये जो मकर रेखा है, ठीक है, इसके बीच वाले एरिया को वो कह रहा है कि शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। तो ये शीतोष्ण नहीं है, ठीक है, इस एरिया को शीतोष्ण नहीं कहा जाता है। राइट, तो क्या कहा जाता है, इसके बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, क्या कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि कर्क रेखा से लेकर के आर्टिक जो सर्कल है ना, ये इसके बीच वाले क्षेत्र को कहा जाता है समशीतोष्ण क्षेत्र। ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, ठीक है, मकर रेखा और आंटिक जो अंटार्कटिक वृत्त है नीचे वाला ये एरिया, ठीक है, इसके भी क्षेत्र में बीच वाला और ये वाला एरिया, दोनों को क्या कहेंगे यहाँ पे, समशीतोष्ण क्षेत्र कहेंगे। जबकि आर्टिक सर्कल और यहाँ पे जो वृत्त है ना, उत्तरी ध्रुव है, इसके बीच वाला एरिया को कहा जाएगा शीतोष्ण। ठीक है, क्या कहा जाएगा, सॉरी शीत कटिबंध कहा जाएगा। ठीक है, शीत कटिबंध कहलाएगा ये वाला एरिया। तो नीचे वाला भी एरिया क्या कहलाएगा, शीत कटिबंध। ठीक है, तो याद रखना आपको, सवाल यहीं से आ सकता है। कर्क रेखा और मकर रेखा बीच वाले क्षेत्र को क्या कह रहे हैं, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। जबकि ये मकर रेखा, कर्क रेखा और ये आर्टिक सर्कल के बीच वाले एरिया को कहा जाएगा समशीतोष्ण। जबकि आर्टिक सर्कल और ये ध्रुव के जो बीच है, उत्तरी ध्रुव के बीच वाला एरिया जो है ये कहा जाएगा शीत कटिबंध। ठीक है, ठीक इसी तरीके से नीचे भी आएंगे तो वही चीज़ होगा यहाँ भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आया। आज थोड़ा सा मेरा फीवर ठीक नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा स्लो पढ़ा रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा ये मौसम का मार है, मौसम अचानक परिवर्तन होने की वजह से ऐसा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी कथन सही नहीं है। ठीक है, तो बताइए जरा कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या कहेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच क्षेत्र को क्या कहेंगे, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को कहेंगे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, और सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का जो सूर्य होता है ठीक सिर के ऊपर होता है, तो सभी अक्षांशों पर नहीं होता है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर वर्ष में कम से कम एक बार मध्याह्न का सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है। इसलिए इस क्षेत्र को अधिकतम गर्मी प्राप्त होती है और इसे उष्णकटिबंध कहा जाता है। मध्याह्न का सूर्य कभी भी कर्क रेखा और मकर रेखा के आगे किसी भी अक्षांश पर नहीं दिखाई देता है, मतलब कि कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के नीचे। सूर्य की किरणों का कोण ध्रुवों की ओर कम होता चला जाता है। ठीक है, और देखेंगे कि वहाँ पर तिरछा पड़ता है, जिसकी वजह से वहाँ पर गर्मी कम पड़ती है या फिर ना के बराबर पड़ती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त से घिरा क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। सवाल है, ऑप्शन में है कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त से घिरा क्षेत्र समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, अभी हमने इसका डिस्कस किया है, बताइए इसका आंसर क्या होना चाहिए, पहला सही है या गलत है। सेकेंड ऑप्शन है कि समशीतोष्ण क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं उठता है। ठीक है, बताना यहाँ पे दोनों कथन सही है, दोनों गलत है, कोई एक सही एक गलत है। तो याद होगा आपको, अभी हमने बताया कि उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध रेखा, कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त से घिरा क्षेत्र है समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। ये बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है, बाकी बात करें सेकंड ऑप्शन के बारे में कि समशीतोष्ण क्षेत्र में सूर्य क्षितिज से बहुत ऊपर नहीं उठता है, तो ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ। ठीक है, ये एक और दो दोनों यहाँ पे सही होगा। डिटेल्स देख सकते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त से घिरा क्षेत्र, दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा और आर्कटिक वृत्त में मध्यम तापमान होता है, इसीलिए इन्हें समशीतोष्ण क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, कहाँ से, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त के बीच वाला क्षेत्र। ठीक है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में आएंगे तो मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच वाला क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, समशीतोष्ण, क्योंकि यहाँ पे मध्यम तापमान होता है। ठीक है, अब आगे बढ़े। उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच स्थित क्षेत्र और दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिणी ध्रुव के बीच स्थित बहुत क्या होते हैं, ठंडे होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ सूरज क्षितिज से ऊपर नहीं उठ पाता है, इसीलिए इसकी किरणें हमेशा तिरछी पड़ती हैं और कम गर्मी प्रदान करती हैं, इसीलिए इन्हें शीत कटिबंध कहते हैं, अर्थात बहुत ठंडा होता है यहाँ पे।
राइट ना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है कि देशांतरों को देशांतर की डिग्रियों में मापा जाता है। देशांतरों को देशांतर की डिग्री में मापा जाता है। सेकेंड है कि प्रत्येक डिग्री को मिनटों में और मिनटों को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। थर्ड ऑप्शन में है कि देशांतर अर्धवृत्त होते हैं और उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है। देशांतर अर्धवृत्त होते हैं और उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है। बताना यहाँ पे कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। बात करें यहाँ पे हम पहला कथन के बारे में कि देशांतरों को देशांतर की डिग्रियों में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक एक डिग्री करके बांटा गया है। देखेंगे कि जो प्राइम मेरिडियन है, आदि प्रधान मध्याह्न जो रेखा है, वहाँ से देखेंगे 180 डिग्री उत्तर की तरफ, पूरब की तरफ और 180 डिग्री पश्चिम की तरफ, ठीक है, गिना गया है। तो टोटल 360 डिग्री होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि देशांतरों को देशांतर की डिग्रियों में मापा जाता है। सेकेंड ऑप्शन है कि प्रत्येक डिग्री को मिनटों में और मिनटों को सेकेंड में विभाजित किया जाता है। तो ये भी कथन सही है। थर्ड ऑप्शन के बारे में बात करें कि देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, ये भी कथन सही है। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि देखेंगे जब हम ग्लो पर देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये क्या है। जैसे ये कुछ इस तरीके से रेखा खींची गई होंगी, तो यहाँ से इस तरीके से इधर से मिला होगा, तो देखेंगे इसको क्या करेगा, आधा इधर आधा इधर। ठीक इसी तरीके से अगर यहाँ से खींचा हो गया तो ये भी इसी तरीके से यहाँ से कट करके इसे निकला होगा, तो ये भी क्या कर रहा होगा, जाहिर सी बात है इसको दो भागों में विभाजित कर रहा होगा। ठीक है, तो देशांतर जो होते हैं वो अर्धवृत्त होते हैं। सारे देशांतर क्या करते हैं, वृत्त को दो भागों में बांट रहे होते हैं और उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये देशांतर है, ठीक है, और ये भी देशांतर है, चलिए हम लोग मैप पर देखते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या था, ऑप्शन में कहा गया था कि देशांतर अर्धवृत्त होते हैं, ठीक है, और उनके बीच की दूरी लगातार कम होती जाती है। तो देखिए ज़रा कि ये क्या है, यहाँ पे देखेंगे कि ये विषुवत रेखा पर यहाँ पे सबसे अधिक दूरी देखने को मिलेगा। ठीक है, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हम, ठीक है, तो ये कम होता चला जाएगा, और जैसे ही हम जाएंगे ध्रुव पर तो ये सभी देखेंगे कि जितने भी देशांतर हैं यहाँ पर ला करके मिल जाती हैं। ठीक है, तो वैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि देशांतर जो होते हैं अर्धवृत्त होते हैं और उनके बीच की जो दूरी होता है वो लगातार क्या होता है, कम होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ सवाल ये भी आ सकता है कि प्रधान जो देशांतर रेखाएं, दो देशांतरों के बीच में अधिकतम जो डिस्टेंस होता है वो कहाँ पे होता है, तो आप क्या बताएंगे, इक्वेटर पर। इक्वेटर पर जो होता है वो सबसे अधिक वहाँ पे उसे चौड़ाई होती है, और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं तो उसका जो दूरी है वो धीरे धीरे कम होता चला जाता है। राइट ना। चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पे सभी कथन यहाँ पे क्या है, सही है। ठीक है, देखें यहाँ पे उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक चलने वाली संदर्भ रेखाओं को देशांतर का मध्याह्न कहा जाता है। उनके बीच की दूरी को देशांतर डिग्री में मापा जाता है। प्रत्येक डिग्री को मिनटों में और मिनटों को सेकंड में विभाजित किया जाता है। वे अर्धवृत्त हैं और उनके बीच की दूरी लगातार ध्रुव पर घटती जाती है जब तक यह ध्रुवों पर शून्य नहीं हो जाता, जहाँ सभी मध्याह्न क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है कि प्रधान मध्याह्न और 180 डिग्री मध्याह्न पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं। प्रधान मध्याह्न और 180 डिग्री मध्याह्न जो है वो पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में विभाजित करते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। प्रधान मध्याह्न देखेंगे 0 डिग्री है और यहीं से ग्रीनविच होकर के यहाँ से गई हुई है। ठीक है, प्रधान मध्याह्न रेखा जो है वो ग्रीनविच से खींची गई है, तो 0 डिग्री से पर है वो स्थित है, और 180 डिग्री मध्याह्न पृथ्वी के दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2 पॉइंट। प्रधान मध्याह्न रेखा को अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कहते हैं, जबकि 180 डिग्री मध्याह्न रेखा को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। दोनों में अंतर है, एक अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा हम कह रहे हैं और एक कह रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, 180 डिग्री जो है वो तिथि रेखा तिथि को निर्धारित करती है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय जो मानक समय है वो आपका समय निर्धारित करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये दो बराबर हिस्सों में विभाजित करती है, ये कथन बिल्कुल सही है। जैसे समझिए कैसे, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे ये हमारा है, थोड़ा सा ये हमारा यहाँ पे ये हमारा मान लेते हैं कि ये प्रधान मध्याह्न रेखा है जो कि 0 डिग्री पर है। अब यहाँ से एक एक डिग्री पर इस तरीके से रेखाएं खींची गई हैं 180, तो जा करके ठीक इसके पीछे आ जाएगा। ठीक है, और इधर से भी 180 खींची गई हैं,
तो यहाँ से जब जाएंगे तो इधर से मिला करके यहाँ पे मिल जाएंगे कितना डिग्री पर, 180 डिग्री पर। तो 180 और 180 कितना हो जाता है, 360। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो यहाँ पे देखेंगे कि यही इसी का ठीक है, ये वाला जो प्रधान मध्याह्न रेखा है ठीक इसी के पीछे 180 डिग्री है। इधर से जाएंगे तो भी 180 डिग्री पर मिल जाएंगे, और इधर से भी जाएंगे तो 180 डिग्री पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो कहने मतलब है कि ये जो है ना प्रधान मध्याह्न और 180 डिग्री मध्याह्न जो है वो दोनों क्या करता है, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। पहला कथन यहाँ सही है। सेकेंड ऑप्शन देख लें। सेकेंड लिखा है कि प्रधान मध्याह्न ग्रीनविच से गुजरता है, बिल्कुल सही है, अभी हमने बताया। ठीक है, जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोनों कथन सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है। देख सकते हैं डिटेल्स में यहाँ पे कि अक्षांश के समानांतर के विपरीत सभी देशांतर समान लंबाई के होते हैं। देशांतर की गिनती उस देशांतर से शुरू होती है जो ग्रीनविच से शुरू गुजरती है। जो ग्रीनविच से गुजरती है ना, वहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देशांतर को गिनना शुरू करते हैं। जहाँ ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी स्थित है, इस देशांतर को प्रधान मध्याह्न कहा जाता है। इसका मान 0 डिग्री देशांतर है, और इससे हम 180 डिग्री पूरब की ओर, साथ ही 180 डिग्री पश्चिम की ओर गिनती करते हैं। और प्रधान मध्याह्न और 180 डिग्री देशांतर पृथ्वी के 2 समान हिस्सों में, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में विभाजित करते हैं। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है, सूर्य द्वारा पृथ्वी पर डाली गई छाया दोपहर के समय सबसे कम होती हैं और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती हैं। सेकेंड ऑप्शन है, ग्रीनविच के पश्चिम वाले स्थान ग्रीनविच समय से आगे और जो पूरब में इसके पीछे हैं। ठीक है, बताने यहाँ पे दोनों कथन सही है या दोनों गलत है। बात करें यहाँ पे हम पहला ऑप्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए लिखा है कि सूर्य द्वारा पृथ्वी पर डाली गई छाया दोपहर के समय सबसे कम होती है और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। ये आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं। आपकी छाया कब ज़्यादा बनती है, लंबी कब बनती है, दोपहर में, सुबह या शाम, तो सुबह शाम कहेंगे, तो पहला कथन सही है। बात करें हम सेकेंड ऑप्शन के बारे में कि ग्रीनविच के पश्चिम वाले स्थान ग्रीनविच समय से आगे है और जो पूरब में इसके पीछे है, तो ये कथन गलत है। इसका जस्ट उल्टा होना चाहिए। मतलब समझिए कि अगर ये मेरा क्या है, ये मेरा ग्लोब है, पृथ्वी है, और ये मान लेता हूँ यहाँ पे सूरज है। ठीक है, तो होता क्या है, हो क्या रहा है, देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये समझिए कि ये हमारा क्या है, ये हमारा ग्रीनविच मान लेते हैं, ये 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या है कि यहाँ से समय आगे, अगर यहाँ से हम आगे जाएंगे तो समय बढ़ता है। तो हम देखेंगे कि 0 डिग्री पर है यहाँ पे, और हमारा इंडिया देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 82.5 डिग्री पर देखेंगे, जो कि मिर्ज़ापुर से गई हुई हैं। तो हम लोग देखेंगे कि जो 5.5 घंटा ग्रीनविच से कितना आगे है, 5.5 घंटा आगे हैं। ठीक है, तो कहने मतलब ये है कि ग्रीनविच के पश्चिम वाले स्थान ग्रीनविच समय से पीछे है। ठीक है, जबकि हम लोग पूरब में जाएंगे तो समय आगे होना चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा लिखा है कि ग्रीनविच के पश्चिम वाले ग्रीनविच स्थान ग्रीनविच समय से आगे है। आगे नहीं है, पीछे है। अगर आप इधर जाएंगे तो पीछे चले जाएंगे, और आगे जाएंगे तो आपका समय आगे बढ़ जाएगा। ऐसा कारण क्यों होता है, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो देखिए सूरज सबसे पहले कहाँ निकलेगा, इस एरिया में निकलेगा ना। और हम जानते हैं कि ये इस तरफ से मूव करता है, इधर से ये मूव कर रहा है, तो ये जब चक्कर घूम रहा है इस तरीके से, तो पहले सूर्य कहाँ निकलेगा, यहाँ निकलेगा। तो सूर्य यहाँ से निकला, अभी तो निकला नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे नहीं निकला, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे समय पीछे है और हम लोग समय से आगे चल रहे हैं। ठीक है, तो पूर्वी जो गोलार्ध है ना, पूरी जो गोलार्ध है उसमें देखेंगे कि समय जो है सो आगे रहता है, पश्चिमी में अब समय पीछे रहता है। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन जो दिया वो भी गलत है, पहला सही है। तो हम लोग चले जाएंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ देख सकते हैं डिटेल्स में कि स्थानीय समय को सूर्य द्वारा डाली गई छाया से देखा जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटा और सूर्योदय और सूर्यास्त पर सबसे लंबा होता है। जैसा कि पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर, ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। ग्रीनविच के पूरब के स्थान ग्रीनविच समय से आगे है और पश्चिम के स्थान इसके पीछे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे मान लेते हैं कि अभी आप इस जगह पे हैं, मान लेते हैं इस जगह पे हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पे क्या किया कि अपना बर्थडे मना लिया। ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ अलग तिथि में है, 4 घंटा 5 घंटा पहले जाना चाहते हैं, तो आप चाहेंगे तो यहाँ से उड़ कर चले जाइए, यहाँ पे इस जगह पे आप देख लीजिए कि कितना डिग्री आप मूव कर रहे हैं। 1 डिग्री में अगर मान लेते हैं कि 30 डिग्री मूव कर रहे हैं। ठीक है, 30 डिग्री यहाँ से इधर चले गए, तो 30 डिग्री जाने का मतलब है कि आप कितना समय पीछे चले गए, 4 या 12 120 मिनट। ठीक है, तो 2 घंटा आप पहले चले जाएंगे और फिर से आपका वो टाइम में चाहे तो अपना बर्थडे वगैरह या कोई पार्टी वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है, सिंपल से इसका लॉजिक ये है कि उधर जा रहे हैं तो समय आपका क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, जैसे कहने मतलब है कि यहाँ पे मान लेते हैं कि इस हिसाब से अगर यहाँ पे बज रहा होगा, इस जगह पे बज रहा होगा, अभी 6 बज रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बज रहा होगा, हमने कहा कि ये 30 डिग्री पीछे जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ये 6 बजा है, इस जगह पे 6 बजा है, तो यहाँ पे कितना बजा होगा, यहाँ पे 4 बजा होगा। तो 2 घंटा आप जहाँ आपको जाने में जो समय लग रहा होगा, जाने में जितना जल्दी फास्ट जा सकते हैं, तो यहाँ पहुँच जाइए। और यहाँ पता चला कभी यहाँ पे क्या बजा, 4 ही बज रहा था, अब पहले हम यहाँ पे क्या कर लिए, पार्टी बना लिए, तो वहाँ जा करके फिर से चले जाइए, फिर से वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में 82% नहीं होगा, ये 82.5 डिग्री है। ठीक है, भारत में 82.5 डिग्री पूरब, इसको ऐसे लिख सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट पूरब के देशांतर को मानक मध्याह्न रेखा के रूप में माना जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, जो इलाहाबाद में है, मिर्जापुर से गई हुई हैं। ठीक है, और ये भी सवाल आता है कि भारत के कितने राज्यों से मानक मध्याह्न रेखा होकर के जाती हैं, तो 5 राज्यों से आपको याद रखना है। ठीक है, कौन कौन, तो याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, और सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है कि गुजरात और असम के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो आपको पता करना होगा कि गुजरात और असम के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का फ़र्क है। अगर ये आपको पता होगा तो आप आसानी से टाइम मिनट निकाल सकते हैं या फिर समय निकाल सकते हैं कितना डिफरेंस होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कितना डिग्री का डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मान लो 1 डिग्री हम लोग जानते हैं, 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लगता है मूव करने में। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं, डिटेल्स में समझ लेते हैं। वैसे यहाँ पे देखा जाए तो पहला कथन तो सही है। ठीक है, पहला कथन यहाँ पे सही है। अब दूसरा कथन लोग देख लेते हैं यहाँ से कि दोनों में अंतर कितना है। तो यहाँ पे देखेंगे भारत में 82.5 डिग्री पूरब यानी कि 82 डिग्री 30 मिनट पूरब को देशांतर को मानक मध्याह्न के रूप में जाना जाता है। इस मध्याह्न पर स्थानीय समय पूरे देश के लिए मानक समय के रूप में लिया जाता है। इसे भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के रूप में जाना जाता है। विभिन्न देशांतर पर होने वाले स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग है। उदाहरण के लिए उन ट्रेनों के लिए टाइम टेबल तैयार करना मुश्किल होगा जो कई देशांतर पार करती हैं। ठीक है, कई देशांतर पार कर रही हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेबल थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग देखेंगे तो यहाँ पे 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। ठीक है, तो असम में ही डिब्रूगढ़ है और गुजरात में द्वारका है, तो ये कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से आप खुद भी निकाल सकते हैं कितना डिग्री का डिफरेंस है। कैसे निकालेंगे, तो सिंपल से देखिए क्या करना है, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, और 45 मिनट कितना हो जाएगा, 105 मिनट। ठीक है, 104 डिग्री से 4 से मिनट से डिवाइड कर दीजिए, तो 4 दूनी 8, 1 4 या 12 यानी कि 23 मिनट के लगभग में 23 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा दोनों के बीच डिफरेंस होगा। ठीक है, ये जहाँ का समझ दोनों का डिफरेंस जो बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला दिया है भारत GMT से 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटा आगे है। ठीक है, यानी ग्रीनविच मीन टाइम जो है वहाँ से 5.5 घंटा आगे है। रूस में 11 मानक समय को अपनाया है, क्योंकि देखेंगे रूस में कि वो ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार उसका है। ठीक है, ये भी सवाल आता है कि कौन ऐसा देश है जिसका अक्षांशीय विस्तार सबसे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार है, और सॉरी अक्षांशीय नहीं, अक्षांशीय से कोई मतलब नहीं है, देशांतरीय विस्तार। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो देशांतरीय विस्तार है वो किसका है, रूस का है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अक्षांशीय विस्तार किसका है, तो चिली का है। मैप पर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए मैप दिखा देता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ देखिए ये है रूस है, तो देखेंगे यहाँ पे कि कितने सारे अच्छे यहाँ पे देशांतर रेखा यहाँ से गए होंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ देखेंगे कि रूस में जो है 11 टाइम जोन बना के रखा है, कितना, 11। और यहाँ देखेंगे चिली यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए इसका अक्षांशीय विस्तार ज़्यादा है। ठीक है, ये देखिए यहाँ से शुरू हुआ है चिली और यहाँ तक है ये। ठीक है, ये चिली मिर्च की तरह वैसे दिख रहा है, नाम भी रखा है चिली। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे समय का अंतर होगा। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ के समय में अंतर होगा, दिन और रात यहाँ फ़र्क होगा यहाँ पे, क्योंकि ये देखेंगे कि ये इक्वेटर के पास में और इक्वेटर से ये दूर में है, तो यहाँ पे देखेंगे समय का अंतर होगा। ठीक है, और यहाँ पे तिथि में अंतर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे देखेंगे अलग अलग टाइम जोन रखा हुआ है, 11 टाइम जोन रखा हुआ है रूस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे कारण समझ में आ गया होगा कि रूस में 11 मानक समय क्यों है, क्योंकि देखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा उसका देशांतरी विस्तार है। ठीक है, भारत में देखेंगे कि ज़्यादा विस्तार नहीं है। आई थिंक क्या मतलब रियलिटी है कि 30 डिग्री का विस्तार है, कितना,
30 डिग्री का विस्तार है। ठीक है, तो 30 का आधा कितना होता है? 15 डिग्री। ठीक है, तो देखेंगे कि जो भारत में जो मानक रेखा ली गई हैं वो ठीक बीचों बीच से ली गई हैं। मतलब कि यहाँ पे शुरुआत कितना से हो रहा है यहाँ से, तो देखेंगे 37 डिग्री से लमसम में शुरुआत हो रहा है और यहाँ पे कितना खत्म हो रहा है उसका 97 डिग्री या 98 कितना है, माफ़ कीजिएगा, ये तो 37 डिग्री आपका यहाँ पे अक्षांश रेखा है। ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए आपका, ये देशांतर विस्तार के बारे में बात हम लोग कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से, तो इसके बीच में, तो यहाँ पे शुरुआत हो रहा होगा 68 डिग्री से लगभग में। ठीक है, और 97 पे ख़त्म हो रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जो किबुथु है। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये पूरा जो देखेंगे डिफरेंस कितना का है, लगभग हटाएंगे तो यहाँ पे लगभग देखेंगे 9 8 17 और यहाँ पे 14 2 8 9 29, यानी मान के चल सकते हैं लगभग में 30, और 30 का आधा कितना होता है? 15। ठीक है, तो यहाँ पे एक 97 या तो 15 घटा दीजिए या तो 68 डिग्री में 15 जोड़ दीजिए, तो 8 5 13 3 6 7 और 1 8, तो वही देखेंगे कि 82.5 डिग्री के आसपास में यहाँ से गई हुई है। कौन? भारत का मानक रेखा। बात समझ में आया? हम कहना क्या चाह रहे थे कि भारत के भाग देखेंगे कि पूरी तरीके से कि सवाल ये भी आ सकता है आपका कि भारत का जो मानक रेखा है ठीक 82.5 डिग्री से या फिर 82.5 डिग्री से क्यों 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 गया हुआ है। ये हो सकता था कि गुजरात से भी गया होता, महाराष्ट्र की तरफ से भी गया होता, 82.5 डिग्री ही क्यों, 90 क्यों नहीं, 95 क्यों नहीं? कारण क्या है? क्योंकि देखेंगे जो भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस है, 30 डिग्री का अंतर है, यानी कि यहाँ से यानी कि 30 डिग्री में फैला हुआ है। तो 30 डिग्री का आधा कितना होता है? 15 डिग्री, और शुरुआत कहाँ से हो रहा है? 68 डिग्री, तो यहाँ 15 जोड़ देंगे तो लगभग 82.5 के आसपास में आपको देखने को मिल जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और आगे है कि पृथ्वी के प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के लिए 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। ठीक है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है वो ये 24 घंटे में 360 डिग्री क्या करती हैं? चक्कर पूरा कर लेती हैं। एक बार चक्कर खुद में घूम लेती है ना, एक चक्कर 360 डिग्री, तो कितना समय में? 24 घंटा में। तो देखेंगे कि 1 घंटा में बराबर भागों में बांट दें तो 1 घंटा में देखेंगे कि 15 डिग्री को वो मूव कर लेती हैं। ठीक है, तो पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया गया, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी कथन सही हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ पे देखा जा सकता है, देख लीजिएगा इसको। नेक्स्ट है, अब सिंपल सा सवाल आएंगे, थोड़ा सा वहाँ पर लेवल थोड़ा सा हाई था, अब इजी क्वेश्चन देखने को मिलेगा थोड़ा। सवाल है, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? सिंपल सा, विषुवत वृत्त से ध्रुव तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को क्या कहा जाता है? अर्थात अगर ये है, ये विषुवत वृत्त है और यहाँ से इस तरीके जो वृत्त है उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अक्षांश रेखाएं, अर्थात बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट है, विषुवत वृत्त कितने अंश अक्षांश को दर्शाता है? विषुवत वृत्त जो है वो कितने अंश को अक्षांश को दर्शाता है? तो हम जानते हैं कि ये वाला जो है ये आपका विषुवत वृत्त है और ये 0 डिग्री पर दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांश का आकार घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, उपयुक्त में से एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। सिंपल सा सवाल है, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं, ठीक है, तो अक्षांशों का जो आकार है वो क्या होता है? घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ये घटता है। ठीक है, ठीक है ना, घटता है, यहाँ पे ए ऑप्शन सही हो जाएगा, घटता है। जैसे से हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का जो आकार है वो क्या होगा? घटेगा ना। जैसे चलिए मैप पर दिखाते हैं, इसको देखिए, ये हमारा क्या है? ये विषुवत रेखा है, और जैसे से देखेंगे ये वाला जो रेखा है ये क्या है? ये हमारा अक्षांश रेखा है। तो देखिए इसका जो लेंथ है वो क्या है? धीरे धीरे घट रहा है कि बढ़ रहा है? घट रहा है ना, ये धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। ठीक है, तो वही वहाँ पे सवाल था। ठीक है, तो यहाँ पे घटता है, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, देशांतर रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है? देशांतर रेखा के बारे में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ध्रुव की तरफ बढ़ने पर घटती जाती हैं एवं ध्रुव पर शून्य हो जाती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला कथन बिल्कुल सही है। यहाँ पे सभी देशांतरीय आमयोत्तर की लंबाई समान होती है, ये भी कथन सही है। सभी देशांतरीय आमयोत्तर की जो लंबाई होती है वो समान होती है, बिल्कुल समान होती है। जैसे ये देखिए, ये सब लेंथ, इसका सबका लेंथ क्या होगा? बराबर ही होगा ना, कोई बड़ा कोई छोटा थोड़ी ना होगा। ठीक है, तो सभी देशांतर जो होते हैं उसका जो लंबाई होता है वो समान होता है। हाँ, अक्षांश रेखा का
जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो वो घटता चला जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि देशांतर रेखा को कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा को कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो कभी कभी, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अक्सर तो नहीं कहते क्योंकि सारे देशांतर रेखा जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक देशांतर रेखा है, कौन सी, जो 0 डिग्री है। ठीक है, तिथि रेखा बोले ना, सॉरी, तिथि रेखा कह रहे तो 180 डिग्री, 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है उसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है, सही पूछा था ना, कथन सही है, हाँ ठीक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी चक्कर लगाती हैं पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब, उत्तर से दक्षिण। सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब। ठीक है, थोड़ा सा अधूरा लिखा हुआ है, पश्चिम से पूरब हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है, याद कैसे रखेंगे कि पश्चिम से पूरब घूमता है। अगर याद रखना चाहें तो कैसे याद रखेंगे, तो देखिए सबसे पहले याद कीजिए कि हमारा ये हमारा गति ग्लोब है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे भारत है, कहाँ पे, ये है पूरे गोलार्ध में, यहाँ पे भारत मान लीजिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि इस जगह पे यहाँ पे क्या है, अरुणाचल प्रदेश है। अब ये अरुणाचल प्रदेश किधर है हमारे मैप में, पूरब में कि पश्चिम में, पूरब में है। ठीक है, यहाँ पे पूरब में है। तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सूर्य है, तो सूर्य की रोशनी सबसे पहले कहाँ पहुँचती है, जाहिर सी बात है कि पूरब में पहुँचेगी। ठीक है, तो ये पूरब में पहुँचती है, उसके बाद फिर गुजरात की तरफ बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि पहले कहाँ पहुँच रहा है, पहले पहुँच रहा है पूरब की साइड, तो पूरब की साइड फिर पश्चिम की साइड आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कुछ इस तरीके से घूम रहा है, यानी कि पूरब से पश्चिम। ठीक है, सॉरी, पश्चिम से पूरब, यानी कि पश्चिम से ये पूरब की तरफ जा रही हैं। ठीक है, समझ में आया। तो याद ऐसे रखना है आपको, पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही हैं, ना कि पूरब से पश्चिम। क्योंकि देखेंगे फिर सूरज पहले कहाँ आएगा, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। ठीक है, झारखंड होते हुए निकलेगा, इस तरीके से गुजरात फिर पहुँचेगा। तो इसका मतलब है कि पश्चिम से जा रहा है किधर की तरफ, पूरब की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, बिल्कुल सही है। भारत का मानक रेखा ग्रीनविच से 5.5 घंटा पीछे है, ये गलत है, पीछे नहीं है आगे है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीछे नहीं है आगे है, ये गलत है। देशांतरीय आमयोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। देशांतरीय आमयोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है, तो यहाँ पे ये कथन बताइए गलत है या सही है। तो देखेंगे यहाँ पे ये भी कथन सही है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये ग्लोब है, ठीक है, थोड़ा सा, अगर ये ग्लोब है तो यहाँ पे देखेंगे कि इस पृथ्वी पर ये हमारा क्या है, ये देशांतरीय मान लेते हैं कि आमयोत्तर रेखा है। तो यहाँ पे समय बात करें, यहाँ पे समय बात करें तो सब जगह समान की समय, जब सब जगह समय क्या होगा, समान ही होगा ना। ठीक है, समय सब जगह समान, समय जो होगा समान ही होगा ना। तो वही तो सवाल पूछा है यहाँ पे कि क्या देशांतरीय आमयोत्तर पर सभी स्थानों का जो स्थानीय समय होगा समान होता है, तो हाँ होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य ग्रह के बारे में सत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य ग्रह के बारे में सत्य है। तो बाह्य ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक है, बाह्य ग्रह सूर्य से बहुत नज़दीक है, ये गलत है, दूर में है ये। बाह्य ग्रह के अंतर्गत बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, ये भी सही है, अर्थात यहाँ पे जो सही होगा वो होगा डी ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ गलत है कौन वाला, ये उस कथन गलत है। नेक्स्ट है, वैसे वो इस चैप्टर का क्वेश्चन नहीं था। यदि लंदन में रात के 10 बजे होंगे तब भारत में उसी समय कितना बज रहा होगा। यदि लंदन में रात के 10 बजे होंगे तब भारत में उसी समय कितना बज रहा होगा। तो जाहिर सी बात है कि लंदन में रात के अगर 10 बज रहा है तो इसका मतलब है कि लंदन से हम आगे हैं कितना, 5.5 घंटा। ठीक है, तो 5.5 घंटा आगे है, तो इसका मतलब है कि 10 तो 12, 12 बज जाएगा और 3 घंटा और, तो यानी कि 3:30 बज जाएगा और 3:30 सुबह का होगा, तो अर्थात यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सवाल है, रूस में कितने समय मानक जून है, तो सही आंसर हो जाएगा 11। नेक्स्ट है, पृथ्वी के एक एक घंटे वाले कितने समय क्षेत्र में बांटा गया है, तो याद रखिएगा 24। नेक्स्ट है, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है। शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है, ध्रुवों के, विषुववृत्त के या फिर कर्क रेखा के। अगर यहाँ तक वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आपका आंसर मिल गया होगा, ध्रुवों पर। नेक्स्ट है, ध्रुवों पर नहीं, ध्रुवों के नज़दीक। नेक्स्ट है, ग्रिड किसका जाल है, तो ग्रिड देखेंगे जैसे कि अगर ये ग्लोब है, ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा है अक्षांश रेखाएं, ठीक है, ये सभी अक्षांश रेखाएं, और ये हमारा है विषुवत रेखा, मतलब कि ये देशांतर रेखाएं। तो ये सभी देखेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाओं का क्या है, जाल होता है। ग्रिड का मतलब होता है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, पहला क्या दिया है, अक्षांश रेखा एवं देशांतर या अमृतर का, कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो अक्षांश और देशांतर या अमृतर रेखाओं का क्या है, ये एक जाल है, ये ऑप्शन सही होगा। 0 डिग्री देशांतर 0 डिग्री आम्योत्तर के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है, तो प्रधान आम्योत्तर जाना जाता है, अर्थात ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, ठीक है। 0 डिग्री आम्योत्तर के नाम से जाना जाता है, कौन जाना जाता है, प्रधान आम्योत्तर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला दिया है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है, बिल्कुल सही है। पृथ्वी पर कुल 3 ताप कटिबंध हैं, ठीक है, तो 3 देखा जाए तो 3 ही है, ठीक है। एक देखेंगे आप उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, एक देखेंगे आप समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र, और एक देखेंगे शीत कटिबंध। तो ठीक है, 3 है, मुख्यतः तो यही 3 है। और सी ऑप्शन में दिया है कि पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो ये भी कथन सही है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेखाओं की मदद से समय का ज्ञान होता है, समय का ज्ञान हमको पता करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो समय के लिए हो चाहिए हमको अक्षांश रेखा, ठीक है, सॉरी ये समय का ज्ञान होता है ना, तो ये देशांतर रेखाओं से हो जाएगा, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में सूरज को कितना समय लगता है। एक देशांतर से दूसरे देशांतर की दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। ये सब पहले ही कॉन्सेप्ट हम दे चुके हैं, ठीक है ना, तो 4 मिनट इसका सही आंसर होगा। अर्थात कहीं भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री तय करने में सूरज को कितना समय लगता है, तो 4 मिनट का समय लगता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर दिन रात में परिवर्तन होता है, एक तिथि घटा दी जाती है, एक तिथि बढ़ा दी जाती है, उपयुक्त में से एक अधिक होगा, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाने पर आपको एक तिथि रेखा घटा दी जाती है, ठीक है, घटाना पड़ेगा, ठीक है, एक तिथि घटा दी जाती है अगर यदि आप अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से पूर्व जाते हैं तो, ठीक है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, भारत का मानक रेखा कहाँ स्थित है, आसान से सवाल है, कहाँ हो जाएगा, इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट है, भारत का मानक रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है, 5 राज्य, पाँचों राज्य का नाम हमने बता दिया है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। नेक्स्ट है, और अंतिम प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितनों राज्यों से होकर गुजरता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 राज्य, ठीक है। ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितना इससे सवाल बन सकते थे, इससे गारंटी है मेरी कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। अगर इस चैप्टर से अगर कोई क्वेश्चन बनता है आपका, तो मेरी गारंटी है कि इससे कहीं से भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो अच्छे से देखे होंगे तो इससे गारंटी मेरा कि बाहर एक भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने बनाया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, और दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।